144 बी से लिंक करने से पहले एक छोटी सी चीज और जो हमने चर्चा की थी कि ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया इन्होंने और इसमें इन्होंने कहा कि जितना भी इंक्वायरी है यानी जो हमने 142 पढ़ा, इंक्वायरी बिफोर एज वेल एज ड्यूरिंग द असेसमेंट एज वेल एज रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर एज वेल एज डायरेक्शन टू द एसएससी फॉर स्पेशल ऑडिट और इन्वेंटरी वैल्यूएशन व्हाटएवर, वो बोर्ड ऐसी स्कीम या नोटिफिकेशन जो ऑब्वियसली फेसलेस बनाएगी जिसके थ्रू ये चीजें फेसलेस मैनर में की जा सकती है। ठीक, चाहे वो वेरिफिकेशन हो, ध्यान दीजिए इसमें वो सारे सेक्शंस कोड किए गए हैं जिसमें मैंने वो जिक्र किया था आपसे। अंडर सबसेक्शन 2 यानी ये किसका सबसेक्शन 2 है, इसका 142 का 2A सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 का मतलब हो गया 1 के तीनों क्लॉज 11, 12, 13 डॉक्यूमेंट मांगना है, रिटर्न वर्क करना है, सब कुछ हो गया। 2A हो गया स्पेशल ऑडिट के डायरेक्शन देना और 142(2) जिसमें कि इंक्वायरी कंडक्ट कराना इंक्लूडिंग फिजिकल इंक्वायरी कंडक्ट कराना, वो सारी चीजें होंगी या रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ एनी एसेट प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन होगा। तो ग्रेटर इम्पार्ट एफिशिएंसी जो भी उनका मैंडेट है किस तरह से करेंगे कि उन दोनों का जो एसेसिंग और एसएससी और उनका जो अथॉरिटीज है उनके बीच का जो लिंकेज हटाने के लिए फेसलेस मैनर में वो कराएंगे। तो फेसलेस मैनर पर टोटल को लिंक अप करके वो बताइए कि क्या कैसे, ये वही बता रहा हूँ आपको। तो ये जो इन्होंने कहा कि अब जो इंक्वायरी कराई जाएगी या वेरिफिकेशन कराया जाएगा या वैल्यूएशन कराया जाएगा या ऑडिट के लिए भी रिफर करेंगे स्पेशल ऑडिट के लिए, वो फेसलेस मैनर में ही करेंगे बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 142(b). अब हम आएंगे 144(b) में जहाँ पे असेसमेंट प्रोसीजर में इन सबका जिक्र किया। ठीक, यहाँ पे पर्पस बताने का ये था कि प्रॉपर स्टैट्यूटरी सेक्शन के द्वारा इसको लाया गया कि ये इंक्वायरियां एज फार एज पॉसिबल फेसलेस मैनर में की जाएंगी। तो अब वो जो व्यू क्रिएटेड है वो 144(b) में जो क्रिएट किया गया व्यू को, AU को, TU को और RU को, वो बाय द वर्च्यू ऑफ ये सेक्शन 142(b) ही क्रिएट किया गया इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए, रेफरेंस करने के लिए। सर एग्जांपल को कि सर मेरा जैसे 23-24 का रिटर्न जो है मैं फाइल किया हूँ 24-25 का नहीं करता हूँ, ठीक है सर। तो हम ये कहते हैं कि नापाक जो है नोटिस देता है, तो क्या मेरी फिर मैंने दोबारा रिटर्न फाइल कर दिया नोटिस देने के बाद 24-25 का, तो वो रिटर्न प्रोसेसिंग में जाएगा कि एसेसमेंट में जाएगा? आपने रिटर्न फाइल किया था या नहीं किया था? हमने मतलब इस साल किया या अगले साल वाले इसके पहले किया था, ऐसा नहीं किया। तो डिपार्टमेंट हमको 142 नोटिस जारी करेगा ना, तो कॉल करेगा, नापाक करेगा कि जो आपका डिस्कस रहा, तो फिर मान लीजिए नापाक पहले क्या करता है, वो केसेस असाइन कर देता है वर्क लिस्ट में असेसिंग ऑफिसर के पास। अगर वो रिटर्न फाइल केस है तो आप 143(2) के थ्रू प्रोसेस करते हैं, और अगर नॉन रिटर्न फाइल केस है एनएमएस वाले हैं तो 142(1) आप करते हैं। उसके बाद आपको नोटिस मिल गई, फिर मैं रिटर्न फाइल कर दिया, तो रिटर्न बाय एज इट इज 143(1) में प्रोसेस होगा या असेसमेंट होगा उसका? नहीं, असेसमेंट होगा। असेसमेंट होगा ना, क्योंकि स्क्रूटनी ओपन हो गई ना इस केस में। आप नॉन फाइलर थे, इस केस में स्क्रूटनी ओपन हो गई। किस जी, किसमें करेंगे? अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो 143(3) में आपको 143(2) की बात में इशू किया जाएगा, और अगर रिटर्न आपने नहीं फाइल किया, आप नॉन फाइलर थे और रिटर्न फाइल ही नहीं किया, तो 142(1) के माध्यम से 144 का रास्ता हो जाएगा। डिमोनेटाइजेशन का आप समझ सकते हैं, सिंपल बात ऐसे ही समझ लीजिए। डिमोनेटाइजेशन में आपने किया, रिटर्न नहीं भरा उस साल का, आपको जो नोटिस जाएगा 142(1) के माध्यम से ही असेसमेंट इनिशिएट किया। जो 148 के रेफरेंस में जो रिटर्न फाइल नहीं करता है उसमें हमारे पास स्टेट लेवल 144 है, 142(1) आप इशू करेंगे पहली बार, 142 इशू करेंगे। अगर 148 के हमने इशू किया था उसने रिटर्न, अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इनिशियली फाइल नहीं, 142(1) क्लॉज 1 इशू करना मैंडेटरी नहीं है। 142 तो आप तभी उसको एक अपॉर्चुनिटी तो देते हैं ना, अपॉर्चुनिटी किस सेक्शन में देते हैं? मान लीजिए उसने 148 में रिटर्न फाइल नहीं किया, तो क्या बिना फर्दर अपॉर्चुनिटी दिए हुए आप असेसमेंट कर लेंगे? इशू कॉज देंगे, वही कह रहे हैं, अभी फेसलेस मैनर में भी उसका प्रोविजन हम पढ़ने जा रहे हैं एक बार। और अगर आप 144 भी पढ़िए ध्यान से, तो 144 का जो प्रोविजो है वो कहता है कि एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, एक तरीके का शो कॉज आप उसको देंगे कि व्हाई सच एंड सच एडिशन शुड नॉट बी मेड अगेंस्ट यू। हाउएवर प्रोविजो फर्दर ये कहता है कि अगर आपने देखिए ध्यान से, प्रोवाइडेड 2 जो है प्रोविजो 2 वो ये कहता है कि अगर आपने 142(1) इशू कर दिया तो शो कॉज देना जरूरी नहीं है। ये एक्ट कह रहा है 144 में, क्योंकि 142 के रिटर्न होना चाहिए जी 142(1) है, देखिए आप ध्यान से प्रोविजो 2 पढ़िए 144 का। नहीं सर, रिटर्न अगर हो गया तब तो
वाले चले गए। सर, अगर रिटर्न नहीं है सर भाई नहीं मैं वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ रिटर्न फाइलिंग नहीं किया। अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आज की डेट में अगर हम आज असेसमेंट करने जा रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो भी मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ तुरंत अभी जिक्र सर मैं 44 करूंगा सर। अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है और मेरा इन्फॉर्मेशन मान लीजिए मुझे मिला हुआ है और रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसको जो भी प्रक्रिया होगी जो भी है और देते हुए हम 144 का तो बेस्ट जजमेंट वही ही करना पड़ेगा, वही ही रास्ता है और ठीक। अब 144 भी इन्होंने फेसलेस मैनर के लिए उस पूरे जो भी प्रोसीजर थे हमारे 144 में दिए, 143 में दिए, जो इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट में दिया या वैल्यूएशन को रिफर करना दिया या ऑडिट को रिफर करना दिया, इस सबको कंसोलिडेट करके इन्होंने 144 बी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। उन सब्सटेंटिव प्रोविजन को आप फेसलेस मैनर में आप कैसे करें, ये प्रोसीजरल सेक्शन बना। 142 बी में तो उन्होंने कहा कि बोर्ड एक ऐसी स्कीम बनाएगा जिसके आधार पर ये सारी चीजें फेसलेस मैनर में की जाएंगी, एसएससी से इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक। लेकिन उसका जो इनेबलिंग प्रोविजन है वो 144 बी में है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं सारे स्टेप्स इसके आपको मिलेंगे अभी, जो सारी चीजें जरा इसमें ध्यान से देखना शुरू करिए। जो प्रोसेस है, अगर इसको 144 भी आप लोगों में से किसी ने इसको पढ़ रखा है तो जान रहे होंगे, सबसे पहले वो जो केस होगा वो नाफाक के द्वारा उसकी वर्क लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अगर हम प्रोसीजर की बात करें, ठीक, रिटर्न अवेलेबल है तो ऑब्वियसली आप 143(2) की प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। रिटर्न नहीं अवेलेबल है, एनएमएस साइकिल के थ्रू आया तो 142(1) की प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, जो अभी हमने सब्सटेंटिव पोजीशन में चेक भी किया। अब फर्दर आपको कोई क्वेरी करनी है नाफाक से तो आप देखिए 144(b)(1) क्लॉज 4, 144(1)(b) क्लॉज 4 में 3 इंस्टांसेस क्या है कि वो नाफाक से रिक्वेस्ट करेगा असेसिंग ऑफिसर कि आप फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे दीजिए एसएससी से रिलेटेड, तो वो एसएससी को फर्दर 142(1) यहाँ पर इशू कर सकता है नाफाक। Obtaining such further information, documents, evidence from the SSC or any other person, और any other person का मतलब यहाँ थर्ड पार्टी है, यानी 133(6) भी यहीं से इशू होगी। Any other person जब भी वर्ड ऑफ यूज होगा वो यहाँ पे वो 133(6) को लिंक करेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 144(1)(b) क्लॉज 4 में इस चीज को जो पहला पार्ट है इसमें नाफाक से असेसिंग ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक। नहीं वो तो इंटरकम्युनिकेशन हो गया। वो देखिए बी पार्ट 144 का बी, अगर वो कुछ इंक्वायरी कराना चाहता है इंक्लूडिंग फिजिकल इंक्वायरी, ठीक है, किसी भी तरह की इंक्वायरी कराना चाहता है तो वो नाफाक को रिक्वेस्ट करेगा। और नाफाक ने 4 यूनिट बना रखी है असेसमेंट करने के लिए, एयू है प्रॉपर असेसमेंट के लिए, और अगर वेरिफिकेशन का मैटर है तो व्यू है। हाँ तो व्यू को रिफर होगा, व्यू को रिफर जाएगा, ए से वो 1 को एसएससी को इशू करेगा। थर्ड पार्टी आपके साथ, हाँ थर्ड पार्टी को भी कर सकते हैं नाफाक डायरेक्टली नोटिस इशू करेगा। और व्यू के थ्रू क्या इशू है, जैसे मान लीजिए बैंक को चिट्ठी नहीं नाफाक थर्ड पार्टी कोई भी ऐसी जो एसएससी के इधर कोई भी हो और उससे कोई एविडेंस आप लेना चाहते हो, वो बैंक हो सकती है, वो लोन क्रिएटर हो सकता है, गिफ्ट गिवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। डिफरेंस ये रहा कि नाफाक जो इशू करता है नोटिस वो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के साइन द्वारा वो सिर्फ बाय स्पीड पोस्ट या फेसलेस मैनर में इशू हो गई। व्यू के पास क्या होगा कि व्यू को रेफरेंस जाएगा, व्यू को रेफरेंस किस में जाता है, वो फॉर्मेट बना दिया उन्होंने AU2 फॉर्मेट, AU3 फॉर्मेट, उसमें वो जाएगा। और व्यू जो है बाय वर्च्यू ऑफ स्पीड पोस्ट या फिजिकल इंक्वायरी करते हुए उसको लाके अगर वो नाफाक से रिक्वेस्ट में कैसे करेंगे तो चैनल वही आईटी है नवाब से कम्युनिकेशन लेटर ले सकता है। हर चीज का जो मेन इंटरमीडिएटरी आपको नाफाकी है ना। इवन असेसमेंट ऑर्डर ILDP भी आप जो बनाते हैं, जो भी चीज बना रहे हैं, जो भी प्रोसेस करने के बाद जब आपने सारी प्रोसेस कर ली, अपनी इंक्वायरी कर ली, तो आप ILDP बनाएंगे असेसमेंट के केस में। रेफरेंस में तो नाफाक का रोल भी है ना, नाफाक का रोल वो निकल जाता है इनसाइट यूज करते हैं आप, लेकिन डायरेक्शन उसमें नाफाक का ये है कि हम व्यूज नाफाक से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंक्वायरी कंडक्ट करवाइए। इसको कैसे करेंगे क्या आप लोग कैसे रिक्वेस्ट करेंगे कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, इनसाइट पोर्टल के थ्रू जाता है, चैनल वही है, उसका जो चैनल है वो आईडी भी है, तो इनसाइट हो गया इनसाइट से जाता है। हाँ
एकदम नफा को जाएगा कैपिटल मतलब सर का कहना है कि अगर ग्रुप को भी अगर वो दे रहा है तो नफा के थ्रू उसको मिल रहा है। हाँ मैं यही कह रहा हूँ को भी जो मिल रहा है पास हुआ, पास करने की अथॉरिटी वो नफा की है। यहाँ से किसी नफा को वो कैसे टेस्ट करना एड्रेस तो आप ये कहेंगे कि हम ये रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी है, वेरिफिकेशन कराना है। हाँ वो बाय डिफॉल्ट नफा के बाद वो एक ही सिस्टम है ना वो बाया नफा का ज्यादा तो व्यू है, लेकिन बाया नफा का किस व्यू को असाइन करना है, किस आईएस को कैसे असाइन करना है वो एओ को नहीं पता। क्या चीज? क्या कह रहे हैं आप? ए एंड बी। ए का मतलब है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को एयू यूनिट को आज की डेट में अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन एसएससी से रिलेटेड चाहिए तो वो किससे मांगेगा? डायरेक्ट एसएससी से तो मांग नहीं सकता। तो वो जो बाय वे ऑफ 142 इशू करेगा वो नापाक से रिक्वेस्ट करेगा ना। नापाक से रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है आज की डेट में? आईटीबीए में फंक्शनैलिटी क्या है? आप 142 इशू करते हैं, रेंज हेड का अप्रूवल का ऑप्शन आता है। जैसे रेंज हेड अप्रूव करता है, सेंड आप करते हैं, वो जाती सबसे पहले कहाँ? वो बात अलग है कि इमीडिएटली विद इन सेकंड्स वो डिजिटली साइन होती है नापाक से और एसएससी को चली जाती है। अगर आप ध्यान से देखें पेनल्टी ऑर्डर पास करते समय या जनरेट करते समय, जिसको हम जनरेट करना कहते हैं, द मोमेंट आप कोई चीज जनरेट करते हैं उसमें कभी कभी मैसेज देता है कि पेंडिंग फॉर सिग्नेचर ऑफ द नाफाक। वो जो सिग्नेचर होते हैं वो नाफाक के ही होते हैं असाइन करने के लिए। क्या चीज़ है नफा के मामले में नफा कैसे मांगेगा या कैसे मांगेगा? देखिए हम नापाक से मांगते नहीं, रिक्वेस्ट करने का तरीके का मतलब हो गया आईटीबीए को मेथड ही दे रखा है। आप जैसे ही 142 इशू करेंगे एसएससी को, इसका मतलब ये हो गया कि आप नापाक से रिक्वेस्ट करेंगे। क्यों नफा जा सकते हैं? एग्जैक्टली इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 142 इशू करते हैं किसी एसएससी को, ठीक है, तो इसका मतलब ही यही है कि आप नापाक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एसएससी से ये इंफॉर्मेशन मांगिए। किसमें? नहीं ये इंक्वायरी वेरिफिकेशन बाय वेरिफिकेशन यूनिट है। हम तो नफा को भेजे नफा भेजे और आप उससे ये तो कहते हैं ना कि हमें इसमें करना क्या है। लेट्स से पेनल्टी का केस है, एग्जांपल लिया, एक छोटा सा एग्जांपल। पेनल्टी के केस में आपने एक नॉर्मल एससीएन इशू करी, जो प्रोसीजर है, जो 3/9/2022 का एसओपी है हमारा पेनल्टी का 6/9, ठीक है, सितंबर 2022 का जो एसओपी है, उसमें क्या है हमारा प्रोसीजर कि आप सबसे पहले एक एससीएन इशू करते हैं। जैसे ही पीयू के पास केस आता है, जब आप एससीएन इशू कर रहे हैं, एसएससी ने रिप्लाई किया, तब तो बात ही खत्म है, आप करस्पॉन्डेंस उससे चालू करेंगे। लेकिन ये सारी चीजों का चैनल अभी भी नापाकी है, ठीक है। आपने अगर, अब देखिए इसका अगला स्टेप क्या है, अगर आपने एसएससी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आप वेरिफिकेशन अगर करा रहे हैं और असेसमेंट में वो कोऑपरेट कर रहा था, तो आप जो रेफरेंस भेजेंगे नाफाक को व्यू यानी वेरिफिकेशन कराने के लिए, उसमें स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा कि पैरा पॉइंट 1 के तहत ये चूंकि असेसमेंट में कोऑपरेट कर रहा था, तो फॉर्मेट ऑफ PU2 यूज होगा इस केस में। तो वो एओ का ही तो प्रेरोगेटिव है कि वो डिसाइड करेगा कि जो रेफरेंस या जो हम चीजें मांग रहे हैं क्या चीज मांग रहे हैं। तो आप ये पूछ रहे हैं कि बी करेगा या क्या करेगा, जब सब कुछ नाफाक से मांगना है, लेकिन डिसीजन तो एयू का है ना कि उसमें वो फिजिकल इंक्वायरी कंडक्ट करवाना चाह रहा है या बाय पोस्ट इंक्वायरी कंडक्ट करवाना चाह रहा है, क्योंकि वो प्रेरोगेटिव किसका है? वेरिफिकेशन यूनिट। और जो सिंपल जिसको सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन हम करना कहते हैं, वो नाफाक क्या करता है, नाफाक भी स्पीड पोस्ट जारी करता है। वो नाफाक अपने पास से डायरेक्ट कि वो स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग आईडी के थ्रू वो जारी कर देता है। कई बार वो सर्व होती है, कई बार नहीं सर्व होती है। फर्दर उसका एक्शन क्या है, ये सारे स्टेप्स क्यों जरा सोच के देखिए। ये जो प्रोसीजरल स्टेप्स है, ये क्या है? ये सारे प्रोसीजरल स्टेप इसी बात के लिए है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ज्यादा से ज्यादा देगी। जो आपकी बात है कभी 148 में भी आई है कि अगर 148 की कंप्लायंस में उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, हम चाहें तो असेसमेंट कर दें, लेकिन उसको फर्दर अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये सारे प्रोसीजर्स हैं कि हम नापाक के थ्रू फर्दर कहते हैं कि 142 और इशू कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अभी शोकास का भी हम मेथड देखने जा रहे हैं, आगे आने वाला है। अब देखिए जो इसका सी पार्ट है, तो मुझे एक को एग्जांपल देंगे आप?
एक आपको एग्जांपल पूछ के दे ठीक है, एग्जाम्पल सिंपल इतना है कि आप 142.1 इशू करना चाहते हैं, वो एक एग्जाम्पल सिंपल। अच्छा ए से लिखा चैनलाइज कराना होगा, ये कह रहा है एक तरह से। नाफाक का काम ही है, नाफाक का काम यह है कि उसके पास रिक्वेस्ट गई। अब वो आप कहते हैं कि एसएससी को 142.1 से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन आया है, वो एसएससी को इन्फॉर्मेशन, एसएससी को नोटिस चैनलाइज कर कराने की देगा। बात है। आप कहते हैं कि मुझे इसका एड्रेस वेरीफाई कराना है, वो वीओ को रेफर कर देगा। आपने आईएलडीपी बना दी, ठीक, या पीआईपी बना दी। अब नाफाक का प्रेरोगेटिव है कि वो अपने आरएमएस के अकॉर्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग, वो चाहे तो आपकी आईएलडीपी को अप्रूव कर दे या आरयू को रेफर कर दे। ये नाफाक का प्रेरोगेटिव हो गया, ठीक, ये है नाफाक का काम। एक सेंट्रलाइज्ड उन्होंने ऊपर एक मशीनरी बना दी है, उसको आप एक्सेस। इसका जो सी पार्ट है वो टीम को रिफर करने के लिए। ध्यान से आप देखें, यही वो चैनल है जिसके थ्रू, अगर वो मैटर टीपीओ के थ्रू है, आर्म लेंथ प्राइस कहां पे जाएगा, ऑब्वियसली ये टीपीओ वाला मैटर आ गया, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसके अंदर अगर आ गया है, आर्म लेंथ प्राइस उसका करना है। देखिए वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर कराना है, यानी वैल्यूएशन को रिफर करना है अगर, तो आप डायरेक्ट अब डीबीओ को रिफर नहीं कर पाएंगे, वो टीयू को आप कहेंगे, टीयू इंटरमीडिएटरी हो गई, टीयू के थ्रू मैटर अब फॉलो होगा। या अगर जो रजिस्ट्रेशन हो रखा है किसी ट्रस्ट का या विड्रॉल होना है, उसका अप्रूवल होना है, तो इस तरह के जो मैटर है, इंक्लूडिंग कभी कभी आपने देखा होगा जो रजिस्ट्रीज आती हैं वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में आती है, जो सेल डीड वगैरह होती है, चेन्नई में आई तो तमिल में आ गई, तो उसका अगर आपको वर्जन चेंज कराना है, ट्रांसलेशन कराना है, तो वो भी टीयू के थ्रू रिफर होके आता है। तो ये यू का मैंडेट हो गया, मैंडेट डिसाइड कर दिया ना उन्होंने कि सबका डोमेन क्या क्या है। अब इसका जो प्रोसेस है, देखिए अब ये सब आप नॉर्मल प्रोसेस में हो सकता है, चैनल आपको पता ही हो कि हम 142.1 इशू कर रहे हैं। आज की डेट में जो अभी हम 142.1 से लिंक करने जा रहे हैं वो क्या है, आज की डेट में आप 142.1 में क्वेश्चनर भी अगर मांग रहे हैं, चाहे वो एसेट लायबिलिटी का मांग रहे हो, रिटर्न कॉल फॉर करने के लिए मांगना चाह रहे हो, उसका चैनल कहां से हो गया, थ्रू योर रेंज हेड टू योर नाफाक। रेंज हेड का अप्रूवल उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है प्रोसेस में, तो रेंज हेड का अप्रूवल लगेगा और वो एट द एंड कहां जाएगा, फॉर द सिग्नेचर, क्योंकि आज की डेट में एओ का कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता। आप ध्यान से देखें तो हम लोग को जो डिजिटल सिग्नेचर मिला हुआ था, फिलहाल वो डिफंक्ट है, आगे रीएक्टिवेट होगा वो नहीं होगा। नहीं, मैं फेसलेस की बात कर रहा हूँ, मैं एफएओ की बात कर रहा हूँ, वो डिफंक्ट है, क्योंकि जो साइनिंग अथॉरिटी है वो कौन है, वो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी हो गई है। दोबारा दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, एक सेकंड बैक करते हैं। Provided further that a notice under this subsection for the purpose of this clause may also be served by the prescribed authority, income tax authority। इन्होंने देखिए लिखा साफ साफ यहाँ पे, यानी अगर रिटर्न कॉल फॉर करना है, ये वाला नोटिस मैंने कहा था, यहाँ पे वो प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन है, वो ऑब्वियसली नाफाक के लिए जो असाइंड असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने असाइन करके रखा है, सारी चीजें वहीं से साइन होकर जाती है, ठीक है। अब अगर नॉर्मल असेसमेंट चल रहा है, यानी कि 143.3 का है, तो आपने 142.1 इशू किया, उसने रिप्लाई किया, आपने काउंटर 142.1 इशू किया, उसने फिर रिप्लाई किया, तो उसके सबमिशन को मानते हुए या नहीं मानते हुए, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोनों केसेस में इसका जो क्लॉज 12 है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए क्लॉज 12 क्या लिख रहा है कि असेसमेंट यूनिट आफ्टर टेकिंग इनटू ऑल रेलेवेंट मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड प्रिपेयरिंग इन राइटिंग क्या बनाएगा, आईएनडीपी बनाएगा। एक केस में क्या बनाएगा कि जहां पे कोई भी वेरिएशन नहीं है, कोई अगर वेरिएशन नहीं है, उसकी बात को उसने एक्सेप्ट कर लिया, रिटर्न इनकम को अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो ऑब्वियसली तभी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एसएससी नहीं होगा, तो डायरेक्टली वो आईएनडीपी बना देगा और नाफाक को चली जाएगी अप्रूवल के लिए। क्लॉज बी देखिए, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि आईएलडीपी बना रहा है वो, क्योंकि पहला स्टेप असेसमेंट बनाने से पहले हमारा स्टेप क्या हो चुका है, आईएलडीपी इनकम एंड लॉस डिटरमिनेशन प्रपोजल, तो उसको बनाते समय अब ये मैंडेटरी है कि द मोमेंट वो एडवर्सली अफेक्ट कर रहा होगा एसएससी को, यानी आप एडिशन करने जा रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, या रिफंड को कम करने जा रहे हैं, व्हाटएवर द केस में है, तो इन दैट केस एक शोकॉज इशू करनी पड़ेगी यहाँ पे 144B1 क्लॉज 12B की शोकॉज है, मैंडेटरी है। या शोकॉज बाय डिफॉल्ट जब उसको जाएगी नाफाक के थ्रू तो ये सेक्शन कोट होके जाएगी,
by the virtue of sub clause A of clause 12 of section 144 B1 के वर्च्यू से ये जो सोकॉज कौन देगा? देता एओ ही है, लेकिन साइन ऑफ नाफाक करता है, बस बात इतना होगा, आप समझिए मेरी। ये शोकॉज कौन देगा? एओ देगा, लेकिन वो थ्रू नाफाक जाएगी एसएससी के पास। फर्क बस इतना हो गया। तो सर सेक्शन कौन सा है? 144 कैपिटल बी। अरे वो सिस्टम में ऑटोमेटिक लिखा रहता है। हाँ, उसमें लिखा रहता है 144 B1 क्लॉज 12 का बी, सॉरी हाँ बी, इस सेक्शन का उसको एससीएन जाएगा अगर वेरिएशन प्रपोज्ड है तो। ये किस केस में है कि अगर हमारा केस अगर नॉर्मल स्क्रूटनी का है, अगर ये 144 का केस है तो इसमें एक प्रीकर्सर और आ जाता है। अगर 144 का केस है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का केस है, तो इसमें एक प्रीकर्सर और क्या आ जाता है, क्लॉज 9 का नोटिस पहले इशू करना पड़ेगा। 144B1 क्लॉज 9 का नोटिस पहले इशू करना पड़ेगा, जो कि सेक्शन 144B में खुद ही लिखा हुआ है कि अगर आप किसी का असेसमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में करना चाहते हैं तो प्रोविजो कह रहा है वहां का कि आप उसको एक शोकॉज देंगे कि व्हाई योर असेसमेंट शुड नॉट बी कंप्लीटेड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 144 एज नहीं जा देखिए जाता तो दोनों ही नाफाक से ही शोकॉज भी जाएगी नाफाक से। हाँ वो एक अलग पार्ट है कि हाँ ये है ना देखिए कुछ केस होता है ऐसा होता है रिटर्न नहीं करेगा 144 के केस में 144 का मतलब चाहे वो 148 में नॉन कंप्लायंस हो तो भी 144 में जाएगा, 147 भी असेसमेंट है तो भी, किसी भी तरह का असेसमेंट है अगर एसएससी नॉन कंप्लाइंट है, किसी भी तरह से वो कंप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, और अगर वो 144 में आपको केस करना है तो मिनिमम 2 एससीएन आपको देने हैं। एक एससीएन होगा 144 B1 क्लॉज 9 का मैंडेटरी है, और दूसरा एससीएन क्या होगा, क्योंकि आप एडिशन करने जा रहे हैं तो दूसरा एससीएन होगा क्लॉज 12B का। 9 के सर उसके से भेजने पड़ेगा मुझे 147 में केस है और रिटर्न नहीं करेंगे इसमें और कंप्लेंट कर रहा है नोटिस क्या चीज रिटर्न फाइल नहीं करेंगे और नोटिस कंप्लेंट कर रहा है वो तो 9 के नोटिस भेजने पड़ेगा रिटर्न नहीं करता, हाँ तो इन दैट केस तो आपको असेसमेंट तो 144 में करना पड़ेगा। 144 is not always ex parte. 144 is basically best judgment assessment. Ex parte वो तभी होता है जब एसएससी सामने नहीं है हमारी बात को कहने के लिए। ऐसे कई केस हुए जो रिटर्न नहीं फाइल करता है तो जवाब देने शुरू कर देता है। हाँ वेरिएशन प्रपोज अगर आप कर रहे हैं तो ये एससीएन तो आपको देना ही है। एसएससी को आप हैरेस नहीं करेंगे संजीव जी, उनको रुलाइए, हमारा प्यार से करना है, एसएससी को रुलाना नहीं है, प्यार से ही करना है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है इसको हम कहते हैं, तो अब देखिए मैं इसको लिंक कहाँ से कर रहा हूँ, बेसिकली हमारे जो हमारा आज का टॉपिक था इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, तो अगर वैल्यूएशन को रिफर करना है मैटर, डीपीओ को रिफर करना है, ठीक है, तो आप कहाँ से रिफर करेंगे, जो कि क्लॉज 4C में दे रखा था, टेक्निकल यूनिट के थ्रू वैल्यूएशन को चला जाएगा, ठीक है, ये वैल्यूएशन को रिफर करने का तरीका हो गया। आपको इंक्वायरी कंडक्ट कराना चाहें तो भी वो व्यू के थ्रू, जो क्लॉज बी में अभी दे रखा था क्लॉज 4B में, वहाँ व्यू के थ्रू वो सारी इंक्वायरी कंडक्ट हो सकती है, इंक्लूडिंग फिजिकल इंक्वायरी ऑल्सो, ठीक है। अब बात आती है अगर स्पेशल ऑडिट को भेजना है मैटर, क्योंकि हमारे आज जो सब्जेक्ट में स्पेशल ऑडिट भी था, तो जो उसका मेथड दे रखा है वो क्लॉज 32 में है, रेड विल सेक्शन 144B7। ये देखो 144B1 का क्लॉज 32 रेड विल सेक्शन 144B7 कि अगर उसको लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, देखिए सेम सेक्शन यूज हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट है, जो भी चीजें हैं, और अगर 142(2)A इन्वोक करना है फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल ऑडिट और इन्वेंटरी वैल्यूएशन, तो 144B1 क्लॉज 32 के थ्रू वो क्या करेगा, मैटर को रिफर करेगा नाफाक को कि मैं इसका स्पेशल ऑडिट कराना चाह रहा हूँ। नाफाक अगर उसको ये फिट केस लगता है तो सेक्शन 144B7 में मेथड दे रखा है कि नाफाक का जो सीसीआईटी है उस केस को रिफर कर देगा जाओ के सीसीआईटी को, और वो केस आउट ऑफ द जुरिसडिक्शन चला जाएगा। ये मेथड है। यहाँ सर 142(2)D वाला ये सब काम नहीं करेगा।
हाँ? पहले 2D में जो अकाउंट जो काम नहीं वो सब काउंट करेगा, ये तो प्रोसीजर है। देखिए असेसमेंट अभी भी 143(3) में हो रहा है, लेकिन प्रोसीजर में हो गया 144(b) का प्रोसीजर फॉलो करना मैंडेटरी हो गया। उसी तरीके से ऑडिट में जो मेन प्रोविजन है वो वहीं पे है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो अब यहाँ से लिंक हो गया कि मेथड ये हो गया कि इस तरीके से आप ये काम करें। यहाँ से हजरतगंज जाना था, लेकिन रास्ता उन्होंने बदल दिया, जाना हजरतीगंज है। वो उस लॉ में कोई चेंज नहीं है, उसका जो रास्ता है वो उन्होंने चेंज कर दिया। 142 2D जो 2D है applicable बिल्कुल एप्लीकेबल है, 100% एप्लीकेबल है। उसकी प्रेस्क्राइब्ड फी जो है अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करेगी। ठीक है, तो आप देखिए कि वो जो प्रिंसिपल सीसीआईटी नापाक है, वो केस अगर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ इसका स्पेशल ऑडिट कराना है, तो वो कंसर्न जाओ के सीसीआईटी को भेज देगा और वो मैटर और वो केस तुरंत इमीडिएटली बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 8 144(b) सब सेक्शन 8 फाव से जाओ में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली हट जाएगा, वो जाओ के पास चला जाएगा मैटर। ठीक, ये देखिए ऐसे कोई भी केस जो कि नापाक चाहे क्या। हाँ तो कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? हाँ तो किसी प्राइस अप्रूवल ऑफ बोर्ड, लेकिन वो नाफाक की जो प्रिंसिपल सीसीआईटी है उसको डेलीगेटेड पावर प्राप्त है, उसके लिए बोर्ड के मेंबर के पास नहीं जाता मैटर, जहाँ तक मेरी जानकारी है। नाफाक का जो प्रिंसिपल सीसीआईटी है इस सेक्शन को इन्वोक कर देता है। इसमें कई बार आपने देखा होगा कि अगर मर्जर डीमर्जर के केसेस होते हैं, कभी कभी कंपनी डीमर्ज हो गई, मर्ज हो गई, और भी सर्टेन केसेस हैं, तो उसमें जो कंसर्न एयू है वो मैटर को रिफर करता है अपने पीसीआईटी एयू के थ्रू। पीसीआईटी एयू के रिकमेंडेशन के बाद वो मैटर कहाँ जाता है? नाफाक को। फिर वो केस आउट ऑफ द फेसलेस रिजीम चला जाके जॉब को ट्रांसफर कर दिया जाता जरूरी कंसीडर नेसेसरी होगा सब केस जरूरी नहीं बोल रही है। है। हाँ बिल्कुल कंसिडर नेसेसरी है, कोई जरूरी होता है बोल दिया कोई जरूरी नहीं जरूरी बिल्कुल नहीं। उसको सर एट द एंड जो अथॉरिटी है वो ट्रांसफर करने की या उसको कंसीडर करने की, इसमें ये भी है स्पेशल ऑडिट के लिए एयू ने तो रिकमेंड कर दिया कि इसमें स्पेशल ऑडिट कराना है, लेकिन इसमें आप देखिए ध्यान से तो चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, उसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। मतलब नाफाक ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया कि स्पेशल ऑडिट कराना है तो बात खत्म हो गई, वहाँ पे नॉर्मल फेसलेस सर वो रिजीम। फेसलेस से जब जॉब हो जाएगा तो जॉब का क्या एक्शन होगा? जॉब का एक्शन ये होगा कि उसको डायरेक्शन पास करेगा और स्पेशल ऑडिट कराएगा। जॉब हाँ जाओ को कहाँ दिखेगी सर, ये चीज जाओ को कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? ये तो आईटीडीए में मॉड्यूल में कहाँ दिखेगी ये मुझे नहीं पता। नहीं क्योंकि सर मैं जाऊँ में हूँ तो कोई ऐसा मुझे दिखा हो सकता है ऐसा नोटिफिकेशन ना आया हो आपके पास, असेसमेंट के बाद किसमें आता है? आता जरूर होगा, ऐसा नहीं है क्योंकि आपके पास हो सकता हो भाई फॉर्चुनेटली ऐसा कोई स्पेशल ऑडिट का केस ही ना आया हो, तभी आपके पर प्रति घंटे की जो फीस है वो 3750 रुपए मिनिमम है और 7500 रुपए मैक्सिमम है 1 घंटे की फीस। वर्किंग आवर अगर आप 8 घंटे 6 घंटा जो पकड़ना हो चाहे ले लें, इनटू 6 महीना अगर सर स्पेशल ऑडिट किससे कराएगा सर? जॉब स्पेशल ऑडिट किससे कराएगा? पैनल में लिस्टेड रहते हैं, प्रिंसिपल सीसीआईटी के पैनल में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लिस्टेड वही कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट लिस्टेड है प्रिंसिपल सीसीआईटी। आपको इसमें ये क्या लिखा हुआ है? नहीं पे कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ऑब्वियसली वो बजट या ग्रांट आएगा उसके लिए स्पेशली इसी को पे कर रही है। उसका पेमेंट जो है उससे असिस्टेंस नहीं भाई अब डिपार्टमेंट देगा। वहाँ पे पहले मिलेगा अलग से। 2007 के पहले सुनता था 2007 के बाद अब डिपार्टमेंट कमीशन ले लो आप। अब ये देखिए बाय द वर्च्यू ऑफ पावर सेक्शन सबसेक्शन 3 144(b) में उसको पावर दी तो उसने अपने वेरिफिकेशन यूनिट, असेसमेंट यूनिट, टेक्निकल यूनिट इसके थ्रू इसका क्रिएशन हुआ सारी। देखिए ये सबसेक्शन 3 में मेंशन्ड है, ठीक है। और हर एक असेसमेंट यूनिट, रिव्यू यूनिट में कौन कौन पोस्टेड होगा वो सबसेक्शन 4 में डिफाइंड है, इसीलिए उसमें एडिशनल और ज्वाइंट को भी अथॉरिटी बना के रखा हुआ है, वो उसके चैनल रूट का पार्ट है। क्योंकि अब ये इन्होंने कलेक्टिव असेसमेंट या कलेक्टिव असेसमेंट प्रोसीजर को बात कही है, टीम बेस्ड। हाँ यूनिट असेसमेंट, टीम बेस्ड असेसमेंट, जिसमें कि जो उसका आपका जो रेंज हेड है वो भी इसमें इन्वॉल्व है फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूविंग एनीथिंग व्हाटएवर का, चाहे नोटिस हो चाहे आपकी आईआईटी की हाई कोर्ट जो है कास्ट एओ पे ही करता है, खड़ा होकर करता है। इसमें सर देखिए
क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन जो 143.3 है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सब तो प्रोसीजर है, टीम बेस्ड असेसमेंट बना दिया इन्होंने। जो 143.3 है ये एओ की डिस्क्रिशनरी पावर है। असेसिंग ऑफिसर का असेसमेंट एक डिस्क्रिशनरी जुरिसडिक्शन है। आप अगर ध्यान से देखें सेक्शन 119(2) में 119(1) में सीबीडीटी को बार किया हुआ है कि वो असेसिंग ऑफिसर को कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकता, जबकि वो सारे डायरेक्शन दे सकता है। सीबीडीटी वो अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज को डायरेक्शन देने के लिए फुल फ्लेजेडली ऑथराइज्ड है, बट वो 2 डायरेक्शन नहीं दे सकता। एक डायरेक्शन असेसिंग ऑफिसर को नहीं दे सकता कि किस मैनर में आपको असेसमेंट करना है, दूसरा सीआईटी अपील को डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आपको इस मैनर में अपील डिस्पोज ऑफ करना है। आप अगर सेक्शन 119 की लैंग्वेज देखेंगे तो सेम लैंग्वेज मिलेगा। सर मैं तीसरा पॉइंट है उसमें अदर इनकम अथॉरिटी मिनिस्ट्रियल स्टाफ हाँ। सब यूनिट का हिस्सा बने हुए हैं। हाँ, लेकिन काम तो उनको डेलीगेट नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। वो तो प्रॉब्लम आरएसए वाला हो गया। अब वो तो एक सिस्टम का प्रॉब्लम है। आप ये देखिए आज की डेट में आपको ये पता होगा इंस्पेक्टर को आरएसए बनाने की और डेलीगेशन की बात चल रही थी, और शायद लिमिटेड पर्पस के लिए होता भी है, कहीं कहीं किसी ने किया भी होगा। शायद सुना हो आपने, इंस्पेक्टर्स को आरएसए असाइंड हो रहा है, उसमें लिमिटेड पर्पस के लिए उसको रोल दे दिया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए उसी डोमेन को बढ़ाने की जरूरत है। बैंक में अगर आप ध्यान से देखिए तो इसी तरीके का तो प्रोसीजर होता है कि वो जो क्लर्क है या जो उसी का प्रोसीजर होती है, सबके पास अपने डेलीगेशन होते हैं उनके सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट भी अब लिखा तो वो कैसे मतलब आप नहीं, कंसल्टेंट ये वो वाले कंसल्टेंट नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आप प्राइवेट कंसल्टेंट अगर फॉर द पर्पज ऑफ हायर कर रहे हैं किसी को, वो उन्होंने मार्जिन छोड़ के रखा। वाइट टीम बना दी। हाँ, वाइट टीम अब ये देखिए सेक्शन 5 की वजह से, सब सेक्शन 5 की वजह से जितने भी कम्युनिकेशन होंगे तो उन्होंने लिख रखा है कि सब नफा के थ्रू ही होंगे। ठीक, 144(b)(1) वो पूरे असेसमेंट का होलिस्टिक एक तरीके से प्रोसीजरल सेक्शन है। बाकी सेक्शंस में इन्होंने बता दिया कि नफा की क्या क्या पावर है और क्या क्या नफा कर सकते हैं। तो होपफुली मैंने वो चीज एक्सप्लेन की थी जो इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट का 142, 142(1), 142(a), 142(2)(a) बिफोर फेसलेस रिजीम एक्ट क्या कह रहा है, आज भी एक्ट क्या कह रहा है, और साथ ही साथ फेसलेस मैनर में उसका क्या प्रोसीजर है वो हम लोगों ने लिंकेज से देखा। और इसमें अगर आपको कोई डाउट या कोई चीज़ हो तो बताएं। मुझे लगता है अगली फैकल्टी का समय हो जाएगा 10 मिनट। अगला जो कमेटी आ रहा है वो राकेश वाला से दुआ को पढ़ा अभी मिश्रा अरे इसमें नहीं कोई फैकल्टी आ रही है। वहाँ पढ़े कुछ चौपाई अच्छा, बाकी अभी इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो प्लीज सर बताइए। एक तो सर फिर अगला पढ़िए तो फिर वही पढ़ने वाले सर अरविंद मिश्रा सर आ रहे हैं वो राकेश मास तक पढ़ाते दोहा दोहा पढ़ते ही सर वो नहीं डीसी अरविंद मिश्रा सर वो वाले नहीं आ रहे हैं। आईटी और मिश्रा सर नहीं है, उन्हें यार जो रिटायर्ड वाले आ रहे हैं, दोनों रिटायर का। एक चीज छोटी सी आपकी क्वेरी नहीं है बट एक मैं अपने साइड से बताना चाहूंगा। फेसलेस रिजीम में आपने ध्यान दिया होगा, एक चीज ध्यान दें, फेसलेस रिजीम में अगर आप या तो पोस्टेड रहे हो या हो सकता है आप फेस करेंगे, अगर असेसमेंट का मैटर ठीक है, even in the case of 144, even in the case of 144, अगर एसएससी कंप्लाई नहीं कर रहा तो फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। फिर से क्या हुआ अगर असेसमेंट चल रहा है बिजनेस मैटर में तो जो हमारा 144(b) का प्रोविजन है, एनेबलिंग प्रोविजन रेड विद असेसमेंट की जो एसओपी है अगस्त 2022 की,
मुझे डेट याद नहीं है, अगस्त 2022 की जो एसओपी है जो इसी सेक्शन से बनाई गई है, तो इसमें इन्होंने जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, यानी अपॉर्चुनिटी देने का जो प्रोसेस है, उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन को मैंडेटरी नहीं किया। यानी असेसमेंट ऑफ 144 का वेल जजमेंट या एक्सपर्टी असेसमेंट नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। उल्टा पैरा जे में इन्होंने ये कहा है, पैरा जे कि अगर एनी अदर पर्सन थर्ड पार्टी है, वो अगर डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है या कंप्लाई नहीं कर रही है, तो विद द अप्रूवल ऑफ पीसीआईटी आप उसका फिजिकल वेरिफिकेशन वीयू के थ्रू करा सकते हैं। लेकिन एसएससी के फिजिकल वेरिफिकेशन का मैंडेट जो है नहीं है, मैंडेट का मतलब मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर यही मैटर पेनल्टी का, ये तो पहले था। ठीक, पेनल्टी का मैटर है और एसएससी जो है ना उसने पेनल्टी में वो नॉन कोऑपरेटिव रहा, आया ही नहीं, और असेसमेंट में भी वो नॉन कोऑपरेटिव रहा। यानी उसका असेसमेंट जो है 144 में हुआ था और पेनल्टी में किसी नोटिस का उसने जवाब नहीं दिया। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये मैंडेटरी है। जो आपका सितंबर 2022 का एसओपी है, पैरा 1.3 मैंडेटरी है कि उसका वेरिफिकेशन आप PU3 या PU3 में कराएंगे फिजिकल फॉर्म, ये मैंडेटरी है। ये तो हो गया, ये है। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होगा कि असेसमेंट में जहां पे मेन सब्सटेंटिव एडिशन आप करने जा रहे हैं, वहां पे उन्होंने मैंडेटरी नहीं किया फिजिकल वेरिफिकेशन एसएससी का। आज की इसका लॉजिक क्या है सर? वही बताने की कोशिश कर रहे हैं आप। ना पेनल्टी में भी नहीं आया, फिर भी पेनल्टी लेवी करने से पहले, ठीक पहले ये मैंडेटरी है कि आप उसका एड्रेस वेरिफिकेशन कराएंगे कि कोई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैंडेटरी। उस पे नोटिस सर्व कराने का एफर्ट लेंगे, नहीं है तो बाई ऑफिशियल उसको सर्व कराएंगे, है तो सर्व करा देंगे, नहीं उसके बाद भी कंप्लाई करेगा तब आप लेवी करेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे एक्ट में जो 23 चैप्टर हैं, जो हमारे एक्ट के 23 चैप्टर हैं, उनमें से 2 चैप्टर ऐसे हैं, मैंने कल भी थोड़ा सा जिक्र किया था, जो चैप्टर 21 है और चैप्टर 22। यह है आपका पेनल्टी और यह है आपका प्रोसिक्यूशन। ये जो 2 चैप्टर हैं, इसको छोड़कर जितने भी चैप्टर हैं वो सिविल नेचर का, पूरा एक्ट पूरा सिविल प्रोसीडिंग है। लेकिन जो चैप्टर 21 है ये क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और ये जो है ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब ये सिविल प्रोसीडिंग नहीं है। इसीलिए आप ध्यान से देखिए, स्पेशली कहा जाता है कि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स आर बीइंग इनिशिएटेड सेपरेटली। आईपीसी की धारा नहीं लगती, ये दोनों के बीच की स्थिति है। मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी प्योरली नहीं है लेकिन सिविल भी नहीं है। तो चूंकि इसमें माइन्यूट क्रिमिनल एंगल चला जाता है, इसीलिए वर्ड में कह रहा हूँ क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो वेटेज है इसमें एक स्टेप और ज्यादा जाना पड़ता है। यानी उस पे मॉनेटरी फाइन या मॉनेटरी पनिशमेंट इंपोज करने से पहले, असेसमेंट में तो आपसे टैक्स इंपोज कर रहे हैं क्योंकि सर्टेन उसने अपनी इनकम छुपाई या क्या किया, लेकिन आप उसके ऊपर मॉनेटरी एक तरीके का पनिशमेंट इंपोज कर रहे हैं। तो एक्ट ने क्यों किया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि आप किसी के ऊपर अगर क्रिमिनल चार्ज करने जा रहे हैं या क्वासी क्रिमिनल चार्ज करने जा रहे हैं तो उस पे जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है, उसका जो नॉर्म्स होने चाहिए वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए और ज्यादा इफेक्टिव होने चाहिए। इसीलिए वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी का जो एक देने का जो तरीका है वो एक स्टेप और ज्यादा है कि आप जाके उसको और वेरीफाई करिए, एक स्टेप और। दिस इज द रैशनल। मेरा सर यही कहना है कि इन तरह से एज ए अगर हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहे हैं 144 में, तो वो ड्यूरिंग द उसी समय हम वेरिफिकेशन एड्रेस करने टाइम की बात करते हैं। नहीं कर सकते हैं, ये हमने कहा मैंडेटरी नहीं। वर्ड समझिए, पैरा B.3 ऑफ द असेसमेंट एसओपी अगर आप चाहें तो किसी का फिजिकल वेरिफिकेशन अपने पीसीआईटी के अप्रूवल से व्यू को रिफर कर सकते हैं। हमारा टाइम बचेगा, आप लोग डिमांड खड़ा कर रहे हैं तो पहले वेरीफाई कर लेकिन मान लीजिए अगर आपने वेरिफिकेशन करने के बाद भी 144 किया है और तब भी वो कोऑपरेट नहीं किया था और असेसमेंट 144 में हुआ है तो भी पेनल्टी में तब भी फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं, आपने चाहे वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन कराया हो चाहे ना कराया हो, यहाँ पे ऑप्शनल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ ऑप्शनल है, आप चाहें तो विद द अप्रूवल ऑफ पीसीआईटी इन्वोक कर सकते हैं, पैरा B.3 कह रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी है।
इसका मतलब सर कुछ केसेस में ऐसा होता है हम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं बीयू को किसके लिए भेजते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन हाँ जी, हाँ जी। बीयू क्या करता है वो उसकी पोस्ट भेज देता है हाँ, तो ये प्रोसीजर गलत फॉलो उसका किया। नाम मैंडेट नहीं हुई वहाँ पर क्या नहीं हुई? मैंडेट नहीं हुआ हाँ, नहीं हुई। हाँ, लेकिन अगर एयू ने उसको डिस्पेंस विद कर दिया था, PU3 फॉर्मेट में भेजा था, हाँ ये भी अगर भेजा था तो एयू ने अपने पार्ट में तो एटलीस्ट कंप्लीट कर दिया होगा। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यार मैंडेट नहीं हुई हाँ? एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एसएससी का देखिए पॉइंट ऑफ व्यू PU3 या PU3 है नहीं, नहीं, ये बोर्ड ने प्रोसीजर बनाया बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 146 हमने अडॉप्ट लेकिन फिजिकल सर्विस वेरिफिकेशन तो उसका हो गया ना पार्ट एक्ट ने कभी नहीं लिखा फेसलेस को हटा दी। क्या पेनल्टी लेवी करने से पहले एक्ट ये कहता था कि आप फिजिकली वेरीफाई करिए? कभी नहीं कहता। पर्पस सिर्फ इतना है कि बोर्ड ने ऐसा कहा सेक्शन 144B के मैंडेट की वजह से कि अगर पेनल्टी का मैटर है तो फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेट नहीं करती है, प्रोसीजर डाल दिया। सर मेरा सर यही कर सकते हैं, मतलब एयू का जो काम है उसने कर दिया। हाँ। एयू चाहे जैसे वो तो ये जवाब में तो बहुत सारी चीजें करना पड़ता है अगर टाइम बचा है तो जनरली आरयू किस केस में जब मैटर अगर रिव्यू में गया और अगर टाइम बचा हुआ है, मान लीजिए पेनल्टी का अभी टाइम लिमिट बची हुई, तो आरयू ये सजेस्ट कर सकता है एयू को कि एक रिमाइंडर आप और डालिए और कहिए इसका फिजिकल हाँ वो करते हैं ठीक, अगर टाइम बचा है, कंसीडरिंग अगर टाइम ही नहीं बचा है, टाइम लिमिट अभी हम लोग का 11 इसके बाद अरे बोलिए भैया सर ये सर जाओ वालों को भी सर पेनल्टी का सर्विस कराना नहीं, ये फेसलेस रिजीम फेसलेस के लिए हाँ। सर लेकिन जाओ अगर के केस में क्या होगा, जो नॉर्मल हम नोटिस भेजते हैं हाँ। तरीका ये है कि उसको penalty हम मैक्सिमम से मैक्सिमम दें। सर मेल पे डिलीवर हो रहा है मान लीजिए हाँ, तो उसके बाद फिजिकल उनके लिए एसओपी में ऐसा कुछ नहीं नहीं है। ना, डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है, जाओ के पास गया मैटर हाँ। तो वहाँ पे एसओपी के माध्यम से मैंडेटरी नहीं किया। तो आपने जो रीजनिंग दी रीजनिंग फेल हो गई। रीजनिंग फेल होने की बात मैंने नहीं कही, मैंने सिर्फ इतना कहा हो सकता हो वहाँ के लिए भी एसओपी जारी कर दे बोर्ड। एक और चीज, यहाँ पर्पस सिर्फ इतना है कि जुडिशियल वर्ड तो सुनते हैं और लिखा भी है। हाँ वही शब्द मैं कह रहा हूँ। क्लासिक क्रिमिनल कभी नहीं सुना आपने। आप इसको डाल के देखिएगा, मिलेगा। जो हमारी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स है वो प्योर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, क्योंकि सीआरपीसी पूरी तरह से लागू है। आप जरा ध्यान से देखिए, देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ ये बात, ये बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन पेनाल्टी तो सर पेक्यूनियरी लायबिलिटी ही अल्टीमेटली है, सेपरेट पेक्यूनियरी लायबिलिटी है। लाइबिलिटी है, लेकिन आपके ऊपर ओवर एंड अबव टैक्स है और वो टैक्स का पार्ट नहीं है, प्रोसीडिंग में सेपरेट है। आप क्या ये कह सकते हैं कि असेसमेंट के समय अगर आपने 271 इनिशिएट कर दी थी, ठीक, तो क्या आप उसी समय उसका ऑर्डर पास कर सकते हैं ये मानते हुए कि असेसमेंट में हमने सारी चीजें फाइनलाइज कर ली थी? आपको उसके पेनल्टी में फर्दर एक मौका देना पड़ता है, उसकी बात सुननी पड़ती है, और अगर आपको लगता है कि अब उसकी बात जस्टिफाइड है तो आप पेनल्टी ड्रॉप भी कर सकते हैं। जो पीयू है उसके पास यही तो पावर है कि वो ये देखे कि पेनल्टी लेविएबल केस है कि नहीं। स्टेट वाले बाबा है, स्टेट में मिलता है तो बुलडोजर आके बोलते हैं ये क्रिमिनल में कैसा होता है? मान लीजिए सपोज मैंने ये नहीं कहा क्रिमिनल, हाँ ये सिविल प्रोसीडिंग से एक स्टेप आगे चला जाता है और क्रिमिनल से एक स्टेप कम है, तभी इसका मत। हाँ भाई सही भी करके ये कुछ थोड़े तक पावर ये जो भाव वाला जो खाना खा लेगा, जो जूठा जो जूठा बचेगा वो जाओ को मिलेगा। उसमें क्या आप आप देखिए क्या पड़े आप कॉलेज में क्या बोला खाना खा लिया जो बच गया। रवि सर जो वो खाना वर्चुअली ये प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स का लास्ट है। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इट इज अ प्योर क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मैं ये बता रहा हूँ पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है, ये सिविल प्रोसीडिंग से एक स्टेप आगे है। ये मैंने मतलब एक्ट में नहीं कहा, मैंने किसी केस लॉ में पढ़ा होगा। केस लॉ में कहीं किसी दिन कोट कर दूंगा ढूंढ के, मेरा अपना क्रिएटेड वर्ड नहीं है, क्वाजी क्रिमिनल वर्ड यूज है पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के लिए आईटी एक्ट। तो फैक्ट भी ऐसे लीगल पार्लेंस में ऐसे होता है कि जहाँ जिंदा का प्रावधान है वो क्रिमिनल है और जहाँ पेनल्टी का प्रावधान है ये, और मैंने इसको केस लॉ में पढ़ा होगा। वो है सर। इसीलिए आप ध्यान देखिए 271(1)(c) के केस में अक्सर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप पहले श्योर हो जाइए कि वेदर इट इज कंसीलमेंट ऑफ इनकम और वेदर इट इज
बाय वे ऑफ फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर। आप ये गोल मोल नहीं कर सकते कि एसएससी हैज कंसील्ड हिज इनकम ऑफ ₹10 लाख बाय फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम। मैक्सिमम पेनल्टीज जुडिशरी ने इसी ग्राउंड पे उड़ाई हैं कि आप खुद ही श्योर नहीं है कि दोनों में से किस लिंब को आप यूज करने जा रहे हैं, कि कंसीलमेंट है या फर्निशिंग इनएक्यूरेट ऑफ पर्टिकुलर ऑफ इनकम है। इसी यू कैन से कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए वो 270 ले लिया है और उन्होंने ब्रैकेटेड कह दिया कि ये करोगे तो अंडर रिपोर्टिंग है, ये करोगे तो अंडर रिपोर्टिंग है। 278(2) में लिख दिया कि इन कंडीशन में 50% की केसेस हैं और अंडर रिपोर्टिंग है, और A8 में कह दिया कि ये इन केसेस में अगर आता है तो ये क्या हो जाएगा, कंसिक्वेंशियल हो जाएगा और मिस रिपोर्टिंग हो जाएगी। एक्चुअली सर चैप्टर 22 लोग पढ़ लें ऑपरेशंस एंड प्रोसिक्यूशंस, चैप्टर 22 वही है, तो जब पढ़ लेंगे तो क्या सब समझ जाएगा। चैप्टर 22 के सारे प्रोसिक्यूशन एसएससी के अगेंस्ट में, एक को छोड़कर वही मैं कह रहा हूँ। वो असेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए 280 वही 138 के चैप्टर का ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन। थैंक यू। और कोई चीज बताइए।